अमालगामेशन दो टाइप से होते हैं। तो अमालगामेशन करने की दो मेथड होती है। सबसे पहली मेथड होती है परचेस मेथड, और दूसरी जो मेथड होती है वो मर्जर मेथड होती है। मर्जर मेथड को लोग दूसरा नाम देते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो ये दो के बीच का डिफरेंस समझने के लिए कोई भी एक मेथड को समझना कंपलसरी होता है। तो कोई भी एक मेथड समझने के लिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसने मर्जर मेथड को एक्सप्लेन कर दिया है। अब मर्जर मेथड को एक्सप्लेनेशन में उन्होंने बोला है कि 5 कंडीशंस मर्जर मेथड में दी है। ये 5 कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो अमालगामेशन इन नेचर ऑफ परचेज पे आ जाएगा, और 5 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो अमालगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में आएगा। तो वो 5 कंडीशंस क्या है वो हम ठीक एक बार फटाफट देख लेते हैं। 5 कंडीशंस क्या है वो फटाफट एक बार देख लेते क्या है। तो सबसे पहले कंडीशन आ जाती है, ये कंडीशन है मर्जर मेथड की। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही मर्जर मेथड अप्लाई होगा। अगर ये 5 में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो परचेज मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें कंडीशन दी हुई है कि जो भी असेट्स और लायबिलिटीज़ होती है, दो कंपनी होती है ए और बी। सपोज ए अगर सेलर है, बी अगर बायर है, तो ये जिस सेलर कंपनी की जितनी भी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ है वो सारी बी कंपनी बाय करेगी। तो जितनी भी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ है, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज़ बी कंपनी बाय करेगी। ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज़ में इसका मतलब है जितनी भी असेट्स है वो, और जितनी भी लायबिलिटीज़ जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ होती है वो, और प्लस जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो। तो ये सारी चीज़ें मिलके जितनी भी चीज़ होती है वो सारी ये चीज़ बी कंपनी जो कि बायर कंपनी है वो बाय करेगी। सबसे पहली कंडीशन ये होती है। सेकंड कंडीशन ये होगी, जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये ऊपर जितनी भी ये असेट्स एंड लायबिलिटीज़ है वो टेक ओवर होगी। अब इसमें एक मॉड्यूल में लैंग्वेज डिस्क्राइब की है, एक टेक ओवर होता है और रिकॉर्ड होता है। तो ये दो चीज़ में वो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, टेक ओवर और रिकॉर्ड के में क्या डिफरेंस होता है। तो जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ होती है जब वो टेक ओवर होती है तो वो मार्केट वैल्यू पे से टेक ओवर हो सकती है। अब कोई भी कंपनी अपना बिजनेस बेच रही है तो वो बुक वैल्यू पे, तो अगर असेट्स बेचेगी बुक वैल्यू पे तो उसको तो लॉस ही होगा। तो जो टेक ओवर होती है यानी असेट्स एंड लायबिलिटीज़, जो ये दो कंपनी है ए बी, तो ये बी कंपनी जो ए की असेट्स लेगी वो टेक ओवर करेगी तो मार्केट वैल्यू पे लेगी। पर ये जब बी कंपनी है, ये बी कंपनी अपना जब ये बैलेंस शीट बनाएगा तो जितनी भी असेट्स और जितनी भी लायबिलिटीज़ लिए तो वो लायबिलिटीज़ की जो अमाउंट होगी वो अमाउंट लिखेगी बुक वैल्यू पे। तो इसका मीनिंग ये हुआ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो टेक ओवर होती है वो होगी मार्केट वैल्यू पे, और जो रिकॉर्ड होगी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ वो रिकॉर्ड होगी बुक वैल्यू पे। तो जनरली मॉड्यूल में ऐसा ही होता है कि जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ टेक ओवर होगी वो बुक वैल्यू पे होगी, बट मेन कॉन्सेप्ट है टेक ओवर मार्केट वैल्यू पे हो सकती है बट रिकॉर्ड हमेशा बुक वैल्यू पे होगी। कौन सी मेथड में होगा ये मर्जर मेथड में जब अमालगामेशन हो रहा है। तो दो कंडीशन हमने पढ़ा, सबसे पहले सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ टेक ओवर होगी और सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड होगी बुक वैल्यू पे। फिर थर्ड कंडीशन इसकी आ जाती है कि जितना सपोज बी कंपनी का अभी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर का बिजनेस था, टायर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। अब इसका बिजनेस ए कंपनी ने टेक ओवर किया है तो ए कंपनी को कंपलसरी यही बिजनेस कंटिन्यू करना होगा। तो सपोज कंपनी बी का बिजनेस ले रही है टायर मैन्युफैक्चरिंग का, तो कंपनी ए को यही बिजनेस कंटिन्यू करना होगा। तो थर्ड कंडीशन अमालगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की ये होती है। अब फोर्थ कंडीशन देख लेते क्या है। फोर्थ कंडीशन ये है कि सपोज ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ये सेलर कंपनी है, ये बायर कंपनी है। अब सेलर कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स है उसमें से मिनिमम 90% शेयर होल्डर कंपनी बी के शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। सपोज इसमें 100 शेयर होल्डर्स थे तो ये 100 में से अमालगामेशन होने के बाद 90 शेयर होल्डर्स कंपनी बी के अंडर आ जाने चाहिए। यानी फोर्थ कंडीशन ऐसा है कि 90% ऑफ द मिनिमम शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी शुड बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी बाय इफेक्ट ऑफ अमालगामेशन। ठीक है, तो फिफ्थ कंडीशन आती है, जो लास्ट कंडीशन है वो परचेस कंसिडरेशन के ऊपर होती है। परचेस कंसिडरेशन का मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में अपने समझते हैं। सपोज मार्केट में अपने जाते हैं, मार्केट में जाके कुछ भी XYZ प्रोडक्ट खरीदा, XYZ प्रोडक्ट का प्राइस था 100 रुपीज़।
तो 100 रुपीज़ देने के लिए हमारे पास का तो रुपीज़ में पेमेंट कर सकते हैं या फिर बिटकॉइन में पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो पेमेंट करने के तरीके होते हैं 100 रुपीज़ को, उसको परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। तो ये जो परचेज कंसिडरेशन जो बायर कंपनी देगी, कौन सी कंपनी को, सेलर कंपनी को, ये परचेज कंसिडरेशन जो देगी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में ही देना होगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स के अलावा दूसरे कोई भी परचेज में कोई भी कंसिडरेशन मेथड यूज़ नहीं हो सकता। यहाँ पे कैश का एक रिलैक्सेशन दिया है। सपोज इसको पेमेंट देना है 100.80 रुपीज़ का, तो 100 रुपीज़ के तो ये इक्विटी शेयर्स दे देगी, और ये जो 0.80 रुपीज़ है वो कैश में दे सकती है, फ्रैक्शन अमाउंट कैश में दे सकती है। और इस पे एक लॉ भी बना हुआ है। सपोज कंपनी ए कंपनी बी को टेक ओवर कर रही है, और ड्यू टू लॉ एंड रेगुलेशन कंपनी ए को कंपनी बी के जो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ है, इधर ये एक्सेप्शन ये वाले थर्ड पॉइंट में आपने जो पढ़ा था, जो असेट्स एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। अब कंपनी ए कंपनी बी की लायबिलिटी और असेट्स टेक ओवर कर रही है, बट लॉ रेगुलेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी ए को बी की वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की। तो कंपनी ए वो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज कर सकता है एज पर द नीड्स ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। अगर लॉ एंड रेगुलेशन की नीड नहीं है तो चेंज करना मना है, चेंज बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमने मर्जर्स की जितनी भी कंडीशंस थी वो देख ली। मर्जर में करने के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन है, तो 5 कंडीशन है। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो अमालगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा, नहीं तो अमालगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा। तो 5 कंडीशन एक क्विक रिकैप ले लेते। सबसे पहला, असेट्स एंड लायबिलिटीज जितनी भी होगी सारी ट्रांसफर होगी, बराबर। सेकेंड, असेट्स एंड लायबिलिटीज होगी वो रिकॉर्ड होगी, किस पे होगी, बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। रिकॉर्ड बुक वैल्यू पे होगी, ट्रांसफ़र मार्केट वैल्यू पे हो सकती है। थर्ड पॉइंट क्या था, जो भी कंपनी है जो टेक ओवर कर रही है बिजनेस को, वो कंपनी सेम बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेगी। फिर फोर्थ पॉइंट था कि जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स है ओल्ड कंपनी के, 90% ऑफ द मिनिमम शेयर होल्डर्स न्यू कंपनी में उसको आना पड़ेगा। फिर फिफ्थ पॉइंट जो ऐसा था कि परचेज कंसिडरेशन इक्विटी शेयर्स में ही हो सकती है, प्लस कैश अलाउड है किसके लिए, फ्रैक्शंस के लिए। ये पांचों 5 कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होती है तो अमालगामेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है, एक भी कंडीशन डिससेटिस्फाई होती है, तो अमालगामेशन इन नेचर ऑफ परचेज बन जाएगा। अब अमालगामेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और परचेज का डिफरेंस पता चल गया कि ये अमालगामेशन मर्जर में कब लगेगा और परचेज में कब लगेगा। अब दूसरी जो मेथड होती है परचेज मेथड, वो परचेज मेथड में एक कॉन्सेप्ट आएगा। परचेज मेथड में कंपनी चाहे तो अपनी असेट्स और लायबिलिटीज़ सारी की सारी ट्रांसफ़र नहीं करती है। वो तो अपने को ये पॉइंट पे से पता चल गया, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ सारी जो ये वाला सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो जो कंपनी है, सपोज कंपनी ए को अपना बिजनेस बेचना है, तो वो सिलेक्ट कर सकती है कि मुझे डेटर्स बेचने हैं, सिर्फ फिक्स असेट बेचना है और फर्नीचर बेचना है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे नहीं बेचनी है, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं बेचेगी। फिर इसकी जो लायबिलिटीज़ है, सपोज क्रेडिटर्स इसको नहीं बेचने हैं तो ये नहीं बोल देगी। और पर इसके रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी ए बेचना चाहती है, पर तो अभी कंपनी बी जो परचेजिंग कंपनी है वो ये खरीद नहीं पाएगी रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि ये परचेज मेथड में रिजर्व एंड सरप्लस टेक ओवर नहीं कर सकते। क्योंकि जनरली देखने जाते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का पार्ट होता है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को कभी भी टेक ओवर नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमेशा हम परचेज कंसिडरेशन दे रहे हैं। ये जो भी परचेज कंसिडरेशन हम दे रहे हैं वो किसको मिल रहा है, इनडायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ सेलर कंपनीज को मिल रहा है। तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है वो जनरली इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट होता है, इसीलिए परचेज मेथड में रिजर्व एंड सरप्लस ट्रांसफर नहीं होता। बट जनरली बुक में एक हमेशा मिल जाएगा जिसमें स्टैट्यूटरी रिजर्व अगर कंपनी मेंटेन करती है तो वो रिजर्व ट्रांसफर लेना पड़ता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कंपनी ए कंपनी बी को बिजनेस बेच के ये तो पूरा बिजनेस बंद करके चली जाएगी, बट कंपनी ए के अंदर कुछ ऐसे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो बैलेंस शीट में टू द जब तक उसका टेन्योर पूरा नहीं होता तब तक मेंटेन रहता है। तो ऐसा कोई रिजर्व इसकी बैलेंस शीट में खड़ा है, बट परचेज मेथड का यूज़ हुआ है तो वो रिजर्व तो ये परचेजिंग कंपनी ले नहीं सकती। इसीलिए वो रिजर्व को लेने के लिए एक रूल बनाया है, जब भी परचेज मेथड यूज़ होता है परचेजिंग कंपनी को वो रिजर्व अपने बैलेंस शीट में लेना पड़ेगा और अमालगामेशन एडजस्टमेंट रिजर्व का नाम देना पड़ेगा, AAR अमालगामेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो कैसी बनेगी, अमालगामेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो भी वो रिजर्व का नाम है वो नाम क्रेडिट हो जाएगा, जो भी अमाउंट है वो अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो अकाउंट है वो माइनस में शो हो जाएगा बैलेंस
लायबिलिटी साइड रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में। और जब भी सपोज ये रिजर्व अगर 5 साल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, तो जब ये 5th ईयर होगा, जो ये एंट्री है पूरी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो बैलेंस शीट पे इसकी कोई भी इफेक्ट आने वाली नहीं है। ये जो भी रिजर्व क्रिएट हुआ है परचेज मेथड में रिवर्स हो जाएगा। और जब रिजर्व की स्टैट्यूटरी रिजर्व की अगर मर्जर मेथड में बात हो रही है तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस पूरे हम टेक ओवर कर ही रहे। और जब इधर तक आए गए तो एक और कॉन्सेप्ट भी आता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व का। वो गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कॉन्सेप्ट कैसे अराइज होता है, कॉन्सेप्ट मर्जर कब अप्लाई होगा, परचेज कब अप्लाई होगा, इधर पर दिया है। अब गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कॉन्सेप्ट कब अराइज होता है, इस पर थोड़ी डिस्कशन कर रहे हैं। बट अगर तेरे को ये कॉन्सेप्ट आता है तो इसको स्किप कर दे, सम करना ट्राई कर दे। अब इसमें जनरली क्या होता है, 2 मेथड है, परचेज मेथड है और मर्जर मेथड है। अब जब भी मर्जर मेथड से सम सॉल्व करना है, परचेज मेथड से सम सॉल्व करना है, तो अलग अलग रिजर्व्स एंड सरप्लस क्रिएट होंगे। अब मर्जर मेथड में हम रिजर्व एंड सरप्लस टेक ओवर कर सकते हैं, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस टेक ओवर नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा, सपोज कोई अपने ने असेट्स लिए, सपोज असेट्स माइनस लायबिलिटी, अगर डिफरेंस 100 रुपीज़ का आ रहा है, असेट माइनस लायबिलिटी डिफरेंस 100 रुपीज़ का आ रहा है, तो इसमें 100 रुपीज़ का डिफरेंस गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व में सेट ऑफ होगा। इसमें 100 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है तो सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस में सेट ऑफ होगा, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, मर्जर मेथड पूरा सिंपल है, गुडविल कैपिटल रिजर्व का कॉन्सेप्ट मर्जर में नहीं आएगा, सीधा रिजर्व एंड सरप्लस में एडजस्ट कर देंगे। सपोज अपना रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस हमने टेक ओवर किया, वो 100 रुपीज़ का है, और हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 60 रुपीज़ का, तो 100 माइनस 60 इसको हम एडजस्टमेंट कर देंगे, तो कितना टोटल रिजर्व एंड सरप्लस 40 हमारे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। अब इस केस में क्या होगा, सपोज हमारा जो असेट्स था वो हमने टेक ओवर किया 100 रुपीज़ का, लायबिलिटी थी वो टेक ओवर की 60 रुपीज़ की, तो 40 रुपीज़ हमारा एक्सेस आ गया, तो एक्सेस आ गया वो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। एक्सेस आया वो कैसे पता चला, असेट साइड हम डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड लिखेंगे। असेट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड हमारी 60 है, तो 40 का डिफरेंस क्रेडिट साइड आ रहा है, तो हमारा कैपिटल रिजर्व बन गया। अब असेट्स का बैलेंस सपोज 80 रुपीज़ है और लायबिलिटी का टोटल 100 रुपीज़ है, तो डिफरेंस 20 साइड आया। असेट्स की वैल्यू 80 आ रही है, लायबिलिटी की वैल्यू 100 आ रही है, तो 20 का डिफरेंस डेबिट साइड आया, डेबिट साइड आया तो गुडविल में ट्रांसफ़र कर देंगे। जब भी बैलेंस शीट बनेगा तो क्रेडिट साइड गुडविल असेट साइड गुडविल आ जाएगी 20 रुपीज़ की, और इस केस में जब भी बैलेंस शीट बनेगी तो क्रेडिट साइड रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में कैपिटल रिजर्व 40 रुपीज़ का आ जाएगा। तो जब भी सम करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना रहेगा, गुडविल कब आएगा, कैपिटल रिजर्व कब आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस कब आएगा। मर्जर के मेथड में रिजर्व एंड सरप्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी टेक ओवर हो रहा है, जितनी भी अमाउंट बढ़ रही है कम हो रही है वो इसमें सेट ऑफ होगी। और अगर कुछ ऐसा केस हो रहा है, अगर असेट्स इसकी आ गई है 500 रुपीज़ की और लायबिलिटी इसकी आ रही है 200 रुपीज़ की, तो 300 रुपीज़ का ऑलरेडी क्रेडिट साइड इनका डिफरेंस आ रहा है, और ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस ये लोग कितने रुपीज़ के लेके आए, 100 रुपीज़ के रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी लेके आए, तो 300 रुपये और इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 400 रुपीज़ रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में शो करेगा। आई होप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हुआ होगा। ये कॉन्सेप्ट में इतना ही था।